बोलो मत। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का ये नया टॉपिक अपना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। ठीक है, तो किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स या डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिट्स में किसी भी एटम के, वो सजेस्ट किया था किसके द्वारा? बोहर और बरी के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था? बोहर और बरी के द्वारा किया गया। इन्होंने ये बताया कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एटम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे रहे हैं कि ये रूल्स हैं जिसके द्वारा बताया कि भाई कैसे राइट करें, कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। तो ये कुछ रूल्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि कितने, कौन से एनर्जी शेल में, कौन से ऑर्बिट में, कौन से उसमें लेवल में, कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो पहला रूल बता रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज़ गिवन बाय द, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके द्वारा मिलते हैं? फार्मूला 2n² के द्वारा मिलते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, 2n² फार्मूला इसके द्वारा मिलते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्या है? 2n², जिसमें n क्या है? n जो होता है ऑर्बिट का नंबर है या एनर्जी लेवल इंडेक्स है, जो कि हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है शेल्स में वो किस तरह से आएगा? 2n², यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर। अगर 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम k की बात करें, अब जब k शेल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 × 2 का स्क्वायर, जब l शेल है तो कितना हो जाएगा? 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 हो जाएगा। थर्ड में तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में आएंगे, इसका ये रूल है। इस रूल को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। ठीक है, इससे पता लग जाता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, फिर बता रहा है कि इसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, कितने होते हैं? 8 जो आ सकते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने आ सकते हैं? 8। तो ये आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर। थर्ड रूल बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि अंदर वाली सारी शेल्स भर ना गई हो। याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकमोडेट नहीं किसी भी एक गिवन शेल में जब तक कि अंदर वाली जो सारी शेल्स होती हैं वो भर ना जाए। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो शेल्स होती हैं हमेशा स्टेप वाइज मैनर भरेंगी, यानी कि पहले अंदर वाली, फिर बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली। तो इस तरह से ये शेल्स भरी जाती हैं। ठीक है, ये 3 रूल बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन शिमेटिकली। ये देखिए, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है। बहुत आराम से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं किस तरह दिखा रहा है, देखिए बना हुआ है। हीलियम का देखिए किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन है ये दिखाया गया है। फिर सबका आप देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, सारे हैं। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको आप देख लीजिए। तो ये आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे बना के, लिख के, पढ़ के समझ में याद कर लीजिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे इन लोगों का बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कर लिए इसके बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आपको पता लग गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम कानून है। इसको आप पढ़िए, समझिए, 2 बार वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है भाई? तो हमने ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में वो अरेंज होते हैं डिफरेंट शेल, डिफरेंट ऑर्बिट्स में। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सबसे आउटर मोस्ट शेल में, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसी क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। तो डेफिनेशन याद कर लीजिए वैलेंसी की, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोर-बरी की स्कीम से क्या पता लग रहा है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोर-बरी के हिसाब से ये पता लग रहा है कि भाई जो आउटर मोस्ट शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। तो एक और चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो भी एटम्स होते हैं जो पूरी तरह से भरे होते हैं, जो मतलब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो क्या शो करते हैं, लिटिल केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं। यानी कि जो मतलब फुल होते हैं, जो फुल्ली पैक्ड होते हैं, जिनमें सेल्स पूरी भरी होती हैं, बहुत ही लिटिल एक्टिविटी को शो करते हैं। ये भी हम कह सकें कि उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उनकी जो मतलब वैलेंसी होती है, वो ज़ीरो होती है। ध्यान देना, ऐसा मत सोच लेना कि हाँ 8 है तो 8 हो जाएगी, नहीं। जो कम्प्लीटली फिल होते हैं वो बहुत कम कंबाइनिंग कैपेसिटी शो करते हैं, तो इसलिए उनकी वैलेंसी भी ज़ीरो मानी जाती है। ठीक है, ऑफ दीज इनर्ट्स एलिमेंट्स, इनमें जो इनर्ट एलिमेंट आ जाएंगे सारे, इनर्ट मतलब है कि एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो पूरा ऑक्टेट है पूरा फुल है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है पूरा फुल है। जैसे कि हम हीलियम की बात करें, द हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जो हीलियम एटम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 2। ठीक है, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और बाकी जो हमने ऊपर देखे सब में क्या था, और दूसरों की बात करेंगे तो उसमें क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, एलिमेंट के, तो वो क्या करती है, देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ कितना कंबाइन करेगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है किसी भी एटम का एलिमेंट कितना किसी के साथ वो रिएक्ट करेगा, कितना किसी के साथ नए मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगा दूसरे एटम्स के साथ, या डिफरेंट एलिमेंट के, या उसी एलिमेंट के एटम्स के साथ, या डिफरेंट एलिमेंट के एटम के साथ कितना ज़्यादा कंबाइन करेगा और कितना ज़्यादा वो रिएक्ट करेगा। यही होती है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ये क्या एक्सप्लेन होता है कैसे, was thus explained as an attempt to attain a fulfilled outermost shell। ये ऐसा किस टर्म में एक्सप्लेन हो रहा है कि भाई हर एटम ये चाहता है कि मैं फुलफिल कर लूँ और अपने आप को स्टेबल कर लूँ, तो इसलिए वो कंबाइन करता है और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए वो कंबाइन करता है और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ठीक, तो इस तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ती रहती है। और बोल रहा है कि एन आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। और जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करता है, अपने पास एक ऑक्टेट होता है, मतलब उसके पास। तो बोल रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जो मतलब जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जो फुल है, वो क्या पोजेस करता है, एन ऑक्टेट, ऑक्टेट पोजेस करता है। ठीक, तो मतलब वो फुल है, बोलते हैं कि उसका एक ऑक्टेट है, फुल है। तो एटम्स would thus react so as to achieve an octet in their outermost shell। एटम्स इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि वो रिएक्ट करके एक फुल ऑक्टेट कर लें, मतलब अपने 8 के 8 पूरे कर लें और मतलब अपना काम आसानी से कर लें। तो इसलिए जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अचीव करने की कोशिश करते हैं एक ऑक्टेट अपने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो दिस वॉज डन बाय शेयरिंग और गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, मतलब अपना आउटर मोस्ट शेल को फुल कैसे करते हैं, या तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, या तो वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, या तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये एक्टिविटीज़ करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं और अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के हिसाब से उनकी रिएक्टिविटी का भी पता चलता है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड होते हैं, मिलते हैं या लॉस करते हैं या शेयर करते हैं, तो सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ताकि वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट पूरा बना सकें। इसलिए वो इस तरह से गेन करते हैं, लॉस करते हैं या शेयर करते हैं, जिससे कि ऑक्टेट बने, पूरा ऑक्टेट बने हो कि पूरा वो फुल हो और जिससे कि वो एकदम स्टेबल बन सके। तो इससे क्या होता है, गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इससे हमें ये पता जाता है कि भाई किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है इस हिसाब से हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सबका देखिए पूरा का पूरा
composition of atoms of the first 18 elements with electron distribution in various shells। ये देखिए इनका पूरा दिया, ये पूरा टेबल आपको पढ़ना है, पूरा टेबल आपको समझना है और पूरा आपको अच्छे से ये याद भी करना है एक्चुअली ये पूरा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बोला कि वैलेंसी की बात आ गई, द वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, उसी के बारे में आइडिया मिलता है हमें, ठीक है। अब बोल रहा है कि जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इनके पास क्या होता है, दे कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देयरफॉर इसलिए क्या है, ईच वन ऑफ द एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं, इनकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, इसलिए बोलेंगे इनकी वैलेंसी क्या है, 1 है। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, ऐसा बोलने के बाद इनकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब बोल रहा है कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो देखिए सब कुछ आप देख सकते हैं, तो इसकी कितनी है, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। यहाँ ध्यान देना क्या बता रहा है कि मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड एल्यूमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और एल्यूमिनियम के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये इनकी वैलेंसी हो जाएगी इस तरह से। अब बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद है आउटर मोस्ट शेल में, वो कहाँ पहुँच रहे हैं, किसके नज़दीक पहुँच रहे हैं, क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी। अगर वो फुल कैपेसिटी के आसपास पहुँच रहे हैं तो जो वैलेंसी होगी किसके द्वारा डिटरमिन होगी, अलग तरीके से डिटरमिन होगी। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन की बात करें, हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो इट्स वैलेंसी कुड बी 7, बट इट इज ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके लिए ज़्यादा आसान है कि वो 7 छोड़ने से अच्छा है कि 1 ले ले, फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। भाई उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, डिटरमिन बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट। तो इसलिए इसकी वैलेंसी दूसरी तरीके से निकलेगी कि भाई जो पूरा ऑक्टेट है उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, तब जो है उसकी ये वैलेंसी आ जाएगी। तो इस गिव्स द वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि वो 7 देने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो वैलेंसी देखिए इस तरह से कैलकुलेट होती है। तो वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, क्या होगा, तो बोल रहा है कि द एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ द डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखिए हर एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी डेफिनेट होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इट इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, द एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो एलिमेंट की जो डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को बोलते हैं इसकी वैलेंसी, कि वो कितना किसी से कंबाइन करेगा, कितना कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये जाना और हमने ये लगभग 2 पेज पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसको आप पूरा अच्छे से पढ़िए, पूरा अच्छे से समझिए, कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए और ये पूरा टेबल लिखिए, पढ़िए, याद करिए, इसके बेसिस जितने भी क्वेश्चन आंसर उसको सॉल्व करिए, सब कुछ करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये होगा हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो इसको लेकर के हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो बाकी आप क्या करिए, ये पूरा पढ़िए, ये पूरी समरी देखिए, ये दिया हुआ जो व्हाट यू हैव लर्न, ये पूरा पढ़िए, समझिए, एक एक चीज़ पूरा अच्छे से समझिए, लिखिए, पढ़िए, याद करिए। जो ना समझ में आए पूछिए ज़रूर, आप लोग पूछते नहीं है बिल्कुल भी। जो भी ना समझ में आए पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, वीडियो को देखिए, चैप्टर को 2-3 बार रीड कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सबको पढ़िए, लिखिए, समझिए, याद करिए, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए, फेयर कॉपी में करिए। जो भी ना समझ में आए उसको जो है
पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।